हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएन एजुकेशन हब। दोस्तों, अपनी जो 1000 स्पेशल गोल्डन की पॉइंट्स की जो क्लास है, वो क्लास थर्ड जो क्लास आज की होने वाली है, इसमें आप पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपने आज तक अपने सिलेबस के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर और कंपटीशन की जितनी भी गाइड्स हैं उनके अंदर, और इसके अलावा जो आपने टेस्ट सीरीज दी है उनके अंदर ये पॉइंट्स आपने जरूर देखे होंगे। तो आज का अपना टारगेट यही है कि वो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आज हम एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं और उनके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से उनको हमें याद करना है। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के फर्स्ट स्लाइड की ओर। फर्स्ट स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है, जिसके अंदर देखो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको जो है वो कभी भी इंजेक्शन देते टाइम में जो SBC है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हम कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ में मिक्स नहीं करेंगे। याद रखना, क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है कि निम्न में से कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिनको हम मिक्स नहीं कर सकते। यदि वहां पे ये पेयर आ जाता है, आपके NaCO3 और कैल्शियम ग्लूकोनेट आ जाता है, तो कभी भी इसको मिक्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। यानी आप ये जो दवाई है, ये दवाई आप इंजेक्ट नहीं कर पाओगे, ये दवाई आप इंजेक्ट नहीं कर पाओगे। इस चीज को याद रखना, आप ये दवाई इंजेक्ट नहीं कर पाओगे, इस चीज को ध्यान में रखना। अब आता है सेकंड पॉइंट। अपना सेकंड पॉइंट है, यदि किसी मरीज को स्वेटिंग बढ़ रही है, ठीक है ना, स्वेटिंग जो है उसकी वजह से, स्वेटिंग यानी पसीना बढ़ रहा है मरीज का, ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों, स्वेटिंग बढ़ रही है। स्वेटिंग बढ़ने की वजह से मरीज के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपर नेट्रीमिया हो जाना है। हाइपर नेट्रीमिया का मतलब क्या हुआ, स्वेटिंग ज्यादा होने से ब्लड के अंदर आपका जो सोडियम का लेवल है, सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो किस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है, उस ब्लड में से फ्लूइड जो है, वो फ्लूइड कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस के अंदर। आपको पता है अपने पास में एक होता है इंट्रावेस्कुलर स्पेस और एक होता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस। इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर होता है ये कहाँ होता है, टिश्यू के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों, टिश्यू में होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी मरीज के यदि मान लो स्वेटिंग बढ़ गई, स्वेटिंग हो गई बहुत ज्यादा, पसीने बहुत ज्यादा, तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड जो था वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको मेंटेन करने के लिए ब्लड क्या देगा, इसको फ्लूइड देगा। यहाँ से क्या देगा, फ्लूइड देगा। अब फ्लूइड देगा तो यहाँ पे आपका जो ब्लड है ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। और आप यदि देखोगे इसकी लैब रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे सोडियम का जो लेवल है, वो सोडियम का लेवल आपको क्या दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। क्लियर है। तो यदि किसी मरीज को स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग की वजह से वो किसको कोज कर सकता है, हाइपर नेट्रीमिया को कोज कर सकता है। प्लस अगली बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। अब यदि हम मानते हैं कि किसी मरीज को हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया यानी मरीज के अंदर क्या है, सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है दोस्तों, सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपरनेट्रीमिया है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको ठीक करने के लिए हम कोई मान लो फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड दे रहे हैं, यानी रैपिडली हम क्या कर रहे हैं, इसको रैपिड क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। मान लो रैपिड ट्रीटमेंट कर रहे हैं हाइपरनेट्रीमिया का। उस सिचुएशन के अंदर आपका जो है ओस्मोटिक प्रेशर जो है, वो ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किससे, सीएसएफ से। सीएसएफ से ज्यादा ब्लड का ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो मूव करेगा ब्लड से सीएसएफ के अंदर, ब्लड से सीएसएफ के अंदर। कहाँ करेगा, सीएसएफ के अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से जो होम्योस्टेसिस बना हुआ है, आइसोटोनिक फ्लूइड का जो होम्योस्टेसिस बना हुआ है, जो बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब होना ही क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम।
और मैं आपको बता दूं ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किस चीज का है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका है भैया, डायलाइसिस का है। किसका है, डायलाइसिस के अंदर आपको डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्लियर है। अब देखो किसी मरीज को यदि मान लो हम दे रहे हैं इंसुलिन, क्या दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो कौन सा देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कौन सा देखने को मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आपको हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया कहने का मतलब, सॉरी, यदि किसी मरीज को इन्फ्यूजन चल रहा है किसका, इंसुलिन दे रहे हैं अपन, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा, यानी पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या क्या मिलेगा आपको, लो देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर मूवमेंट होगा। इंट्रा सेलुलर स्पेस में किसका मूवमेंट होगा, पोटेशियम आयन का। पोटेशियम आयन का मूवमेंट होगा किसके अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो पीछे वाली जो गणित थी यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूवमेंट होगा। मैंने अभी क्या बोला था, एक था इंट्रावेस्कुलर और एक बोला था एक्स्ट्रा वेस्कुलर। कौन सा बोला था, एक्स्ट्रा वेस्कुलर। एक्स्ट्रावेस्कुलर के अंदर क्या हो रहा है, सेल्स आ रही है, क्या आ रही है, सेल्स और टिश्यू, और इस सेल के बाहर क्या है, इंट्रावेस्कुलर है। ठीक है, इस सेल से बाहर, तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा हो गया, ब्लड हो गया, और इंट्रासेलुलर का मतलब टिश्यू। तो कहने का मतलब यदि आप किसी मरीज को इंसुलिन दे रहे हो तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या होता है, ब्लड में से क्या चला जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, किसमें, टिश्यू के अंदर जाएगा, तो ब्लड के अंदर, ब्लड में किसकी कमी होगी, पोटेशियम की कमी होगी। इसका मतलब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, हाइपोकैलीमिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलीमिया। याद रख लेना इस चीज को, हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है किसके अंदर, जब मरीज को हम इंसुलिन दे रहे होते हैं। इंसुलिन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, हाइपोकैलीमिया। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में हाइपोकैलीमिया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं जो कि बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आपकी नोर सेट की एग्जाम फिनिश हो गई और अब आपको क्या करना है, वापस अपनी पढ़ाई पे लग जाना, और पढ़ाई जितना पढ़ाई कर रहे हो उसी के साथ में आपको पढ़ना वो है जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक मिले। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स मिल सके वहां से आपको पढ़ना है, ताकि आपने जो सिलेबस तो किसी कोचिंग से या कैसे लिया ही है, उसके साथ साथ में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनका रिवीजन भी हो जाए, और वही रिवीजन हम आपका आज करवा रहे हैं। क्लियर है। अब देखो यदि किसी मरीज को हाइपोकैलीमिया है, हाइपोकैलीमिया मीन्स, हाइपोकैलीमिया का मतलब पोटेशियम आयन का लो हो जाना, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसका मोस्ट कॉमन असेसमेंट क्या होता है, मसल वीकनेस। मसल वीकनेस उस मरीज में क्या देखने को मिलेगी आपको, मसल वीकनेस मिलेगा, और ये मसल वीकनेस भी कौन से पार्ट में करेगा, लोअर लिम्स के अंदर देखने को मिलेगा। लोअर लिम्स के अंदर, आप किसी अस्पताल में काम कर रहे हो और किसी गांव से कोई लेडीज आती है कि मेरे तो टांगों में दर्द हो रहा है, ठीक है, पैरों में दर्द हो रहा है, यानी वहां की मसल्स क्या हो रही है, वीक हो रही है। इसका मतलब उसका हो सकता है कि वो डायबिटिक पेशेंट हो, और डायबिटिक पेशेंट के साथ में उनसे उसने इंसुलिन लिया हो, और इंसुलिन की वजह से क्या हो रहा है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है। और हाइपोकैलीमिया लोअर लिम्स के अंदर क्या करवाता है, लोअर लिम्स में मसल वीकनेस करवाता है। क्लियर है, सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे आई थिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने है, देखो पहली चीज हम बात करते हैं, ये तो सीधी सी लाइन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज नॉट हैव द एरिया ऑफ ब्लीडिंग रूम। ब्लीडिंग रूम का एरिया नहीं रखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, यानी ये आपका ब्लड जो है आपका ब्लड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब एक दिन मैंने ये बोला था आपको, स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या चीज होती है, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर,
प्रिपेयर्ड बाय द प्रोफेशनल स्टाफ। स्टैंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं अपने, सर्टेन सेटिंग लाइक हॉस्पिटल क्लिनिक यूज्ड एज ए गाइडलाइंस प्रिपरेशन एंड कैरिंग आउट द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर। स्टैंडिंग जैसे फॉर एग्जांपल किसी मरीज की अपन को सर्जरी करनी है, तो सर्जरी करने से पहले क्या कर दिया, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है कि मरीज का ब्लड सैंपल जाना है, ब्लड टेस्ट होना है, इसके अलावा मरीज का कंसेंट जो है वो कंसेंट लेना है, प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, प्रोसीजर के आउटकम्स जो है वो आउटकम्स हमें क्या करने हैं, मरीज को बताने। तो ये क्या स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशन बन गए किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए। और ये स्पेशली आपको कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल, कहाँ पे, हॉस्पिटल और क्लिनिकल एरियाज के अंदर, कहाँ पे, क्लिनिकल एरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनको हम कौन से बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखो, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि किसी भी मेडिकेशन को एंटर करने से पहले नर्स को उसको 3 बार चेक करना है, 3 टाइम्स चेक करना है। अब सर बात ये आती है, आपने ये तो बता दिया कि नर्स को, नर्सिंग ऑफिसर जो है उस नर्सिंग ऑफिसर को 3 बार चेक। अब 3 बार में हम क्या करेंगे, क्या एक ही मेडिसिन को बार बार 1 2 3 ऐसे कर लेना है, नहीं, उसके लिए भी रूल रेगुलेशन बने हुए। पहली चीज ये क्या है, फर्स्ट जो है वो आता है आपका सेफ्टी चेक। फर्स्ट कौन सा आता है, सेफ्टी चेक। अब सेफ्टी चेक में क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, पहली चीज मेडिकेशन जो कार्ड है, मेडिकेशन का कार्ड पढ़ते हैं। आपने क्या किया, किसी डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया था, आपने मेडिकेशन कार्ड पढ़ लिया, प्लस उस मेडिकेशन कार्ड को पढ़ के उसमें से उस मेडिसिन को रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई, यदि कोई मान लो इंजेक्शन था, इंजेक्शन की वाइल थी, उसके कार्ड को पढ़ा और कार्ड को पढ़ के आप सेटिस्फाई हो गए, उसको बाहर निकालना फर्स्ट सेफ्टी चेकलिस्ट होती है। दूसरी बार में क्या करना है भाई, दूसरी बार में सेकंड के अंदर क्या करता है, मेडिकेशन कार्ड के अंदर कैलकुलेशन ऑफ डोज देखनी है। दूसरी बार में क्या देखना है, कैलकुलेशन डोज देखनी है। कैलकुलेशन डोज कैसे देखोगे, जैसे मान लो एक एप्टोइन है, एप्टोइन जो ड्रग होती है जिसके अंदर क्या होता है, फिनेटोइन होता है। क्या बोलते हैं इसका शॉर्ट नेम कौन सा है, फिनेटोइन है। अब फिनेटोइन का वाइल है, इस वाइल के अंदर है, इस वाइल में 2 ml का वाइल होता है। कितने ml का होता है, 2 ml। और पर ml जो है वो पर ml कितना होता है, 50 mg होता है। कितना होता है, 50 mg होता है फिनेटोइन के वाइल में। अब डॉक्टर ने आपको ये कर दिया कि 250 mg जो है वो आपको ड्रग देनी है, किसको, बच्चे को या किसी मरीज को ये ड्रग देनी है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहला आपने क्या किया, वाइल को बाहर निकाला। दूसरे में आप क्या करोगे, जो कार्ड बाहर आपने निकाली है उसकी ड्रग कैलकुलेट करोगे कि कितना एडवाइस किया गया है, कितना उसके अंदर है और कितना हमें बनाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 ml यानी 100 ml का हो गया एक वाइल, ठीक है। एक वाइल 100 ml का चाहिए कितना, 250, तो 2 वाइल तो वैसे ही वैसे होगी 2.5, यानी 2.5 जो वाइल्स है वो हमें क्या करनी है, यूज करनी है। किसमें, सेकेंड ऑर्डर के अंदर। अब तीसरा जो मेथड है, वो तीसरा मेथड क्या होता है, एप्टोइन से मैं बता देता हूं आपको। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि एप्टोइन का एक क्वेश्चन याद मुझे आ गया है। एप्टोइन की 2 डोज होती है, फिनेटोइन की 2 डोज होती है। एक होती है लोडिंग डोज, क्या होती है, लोडिंग डोज होती है। लोडिंग डोज में हम देते हैं कितना, 1600 mg। कितना देते हैं, 1600 mg, सॉरी, हम देते हैं इसमें 800 mg। कितना देते हैं, 800 mg। 800 mg का मतलब क्या हो गया आपको, 8 एम्पुल्स। कितना, 8 एम्पुल्स। एक एम्पुल में कितना होता है, 100 mg होता है। तो 800 mg हम क्या देते हैं लोडिंग डोज में। और जो मेंटेनेंस डोज होती है वो मेंटेनेंस डोज हम कितनी देते हैं, 100 mg। कितना देते हैं, 100 mg, यानी एक एम्पुल हम देते हैं मेंटेनेंस डोज के अंदर। क्या काम आता है भाई एप्टोइन, एप्टोइन क्या काम है, किसी मरीज को एप्टोइन हम क्यों देते हैं, किसी मरीज को मान लो कि दौरे पड़ रहे, सीजर आ रहे हैं, उन सीजर आने से बचाने के लिए हम देते हैं क्या, एप्टोइन, ठीक है। तो सीजर को आने से बचाने के लिए हम क्या देते हैं, एप्टोइन देते हैं। क्लियर है। अब तीसरा मेथड क्या है, थर्ड सेफ्टी चेक क्या होता है। अब ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन आपने दे दी मरीज को, मेडिकेशन आपने मरीज को दे दी, देने के बाद में इस मेडिकेशन को वापस से इसकी सेल्फ में रखना, इसकी सेल्फ में रखना, यानी जहां आपकी ये दवाई, जैसे मान लो नोरेड का कंपार्टमेंट बना हुआ है, वो उसको आपको नोरेड की ड्रग ही उसमें रखनी है, क्योंकि इमरजेंसी ड्रग है, कोई भी आएगा सीधा हाथ मारेगा, तोड़ेगा, लगा देगा। आपको क्या करना है, जिस सेल्फ जिस चीज के लिए बना है जो कंपार्टमेंट, वहीं पे तीसरी सेफ्टी के अकॉर्डिंग क्या करना है,
वहां पे उस मेडिकेशन को रख देना है। मोटे मोटे तौर पे यदि हम बात करें, 3 चेकलिस्ट होगी। पहली के अंदर तो पहली में तो क्या था आपका, मेडिसिन को रिमूव करना है, मेडिकेशन का आउटर पार्ट पढ़ना है। दूसरा क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है और देना है। तीसरे के अंदर वापस इसकी प्रॉपर पोजीशन पे रखना है, यानी जो जिस चीज के लिए बना है उसी के अंदर आपको इसको रख देना है। क्लियर है, वहां पे इसको रख देना है। ओके, अगले हिंट पे चलते हैं, अगले गोल्डन पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो अगला ये आता है इंडियन ओरिजिन जो है, इंडियन ओरिजिन की जो मेडिसिन का सिस्टम होता है, मेडिसिन का जो सिस्टम है इंडियन ओरिजिन का, वो कौन सा है, आयुष है भैया, आयुष है। ठीक है, आयुष में पहला आता है ए फॉर आयुर्वेदा, कौन सा होता है, आयुर्वेदा। ठीक है, वाई फॉर योगा, आयुर्वेदा, और दूसरा होता है योगा, दूसरा होता है योगा। आयुष के बाद में दूसरा आता है योगा। योगा के अंदर तीसरा आता है यू फोर, आता है यूनानी, कौन सा आता है, यूनानी आता है। एस फोर आता है सिद्धा, कौन सा आता है, सिद्धा। और एच फोर आता है होम्योपैथिक, होम्योपैथिक। मेनली जो है वो अपने इंडियन ओरिजिन के अंदर आयुर्वेद, सिद्धा और योगा जो है उसको अभी हम यूज कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि हमें जुगुलार वेन प्रेशर जो है वो कहाँ पे मेजर करना चाहिए, जुगुलार वेन प्रेशर जो है वो कहाँ पे मेजर करना चाहिए, वो आता है आपका एक्सटर्नल एंगल के ऊपर। याद रख लेना इसको, एक्सटर्नल एंगल के ऊपर। अब ये एंगल कहाँ बनता है, जंक्शन ऑफ द मेन्यूब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, दैट इज कॉल्ड एज, यानी वो एंगल जहां पे मेन्यूब्रियम और आपके बॉडी का जो स्टर्नम जो होता है, बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है, वहां पे जो एंगल बनता है उसको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। और जुगुलार वेन प्रेशर कहां से करते हैं, एक्सटर्नल एंगल से करते हैं, याद रख लेना इसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी बोल रहा है कि एक्यूरेट रीडिंग ऑफ जुगुलार वेन प्रेशर डिस्टेंशन जो होता है वो कहाँ पे देखते हैं, रीडिंग कहाँ पे करते हैं, जुगुलार वेन डिस्टेंशन को देखने के लिए 30 डिग्री एंगल पे के ऊपर हम इसको चेक करते हैं। फिर आता है थोड़ा सा आपका एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर स्कैन क्या होता है, न्यूक्लियर स्कैन क्या होता है, ये वो प्रोसीजर होता है जिसमें किसी ऑर्गन की फिजियोलॉजी चेक करते हैं। अपन क्या करते हैं, फिजियोलॉजी चेक करते हैं। फिजियोलॉजी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर स्कैन करते हैं। अब किसी मरीज के अंदर यदि हम इंजेक्शन देते हैं रेडियो आइसोटोप का बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी बोलते हैं। ये क्या करता है, इमेज प्रोड्यूस करता है और कलर फोकस करता है उस एरिया के अंदर। उसकी फिजियोलॉजी यदि रुकी हुई है तो उससे हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम ग्लूकोज जो है वो इस प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं। अब देखो दूसरा आता है एन न्यू एनसेफेलोग्राफी। क्या होता है, रेडियोग्राफी की मेथड है जिसके अंदर वेंट्रिकल्स और सबएर्किनोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन जो होता है वो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन ऑफ एयर और गैस वाया द लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, क्या एयर या फिर गैस, किसके अंदर, सीएसएफ के अंदर। सीएसएफ निकालते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, हम पहले उसमें एयर पुश करते हैं, तो वो प्रोसीजर होता है आपके सामने। अब यदि ब्रोंकोस्कोपी की बात करें, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हो किसी मरीज का, ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी का मतलब क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस का विजुअलाइजेशन क्या होता है, देखना, ब्रोंकोस्कोपी होती है। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछता है, मोस्ट कॉमन जहां भी नाम आ जाए भैया याद रख लेना, उसको रट लेना कि इसका मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, एयर एंट्री हो जाती है किसके अंदर, एयर एंट्री हो जाती है किसमें, थोरेसिक कैविटी के अंदर। कहाँ हो जाती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर एंट्री हो जाती है, किसकी वजह से, ब्रोंकोस्कोपी की वजह से। तो ब्रोंकोस्कोपी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है आपका, न्यूमोथोरेक्स। क्लियर है। अब अगला आता है कि थर्मोमीटर को जो है, थर्मामीटर है, किसी मरीज को यूज किया आपने, तो थर्मोमीटर को क्लीन करने के लिए कौन सा वाटर यूज करना है, टैप वाटर यूज करना है। अगला आता है, पहले भी पढ़ाया, वुंड डीहिसेंस, पिछली क्लास के अंदर ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुंड डीहिसेंस क्या होता है, वुंड डीहिसेंस का मतलब होता है कि सर्जरी के बाद में दोनों जो
आपके जो आपने जिस जिस तरीके से मान लो एब्डोमेन को क्लोज किया था, तो दोनों लेयर ऐसे चिपकाई थी आपने बांध के, वो 6 से 8 दिन के अंदर वापस सेपरेट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं वुंड डीहिसेंस। और इसके लिए याद रखना कि वुंड डीहिसेंस मैक्सिमम कितने दिन के ऊपर होती है, 6 से 8 दिन के अंदर होना होता है, तो हो जाती है, और उसके बाद में चांसेज कम होते हैं 6 से 8 दिन आफ्टर द सर्जरी। अब मोस्ट कॉमनली सूचर जो है वो, यदि हम हर्निया रिपेयर के लिए सर्जरी, हर्निया रिपेयर के लिए यदि मान लो सूचर की बात करें, हर्निया रिपेयर के लिए सूचर की बात करें, तो कौन सा यूज करते हैं अपन, ये यूज करते हैं पोली गैलेक्टिन। क्या यूज करते हैं, पोली गैलेक्टिन सूचर यूज करते हैं, किसके लिए, हर्निया के रिपेयर के लिए, हर्निया रिपेयर के लिए हम यूज करते हैं क्या, पोली गैलेक्टिन। ठीक है। और अगली और आज की लास्ट स्लाइड पे यदि हम चले, तो वो होता है मैनगोट क्लैंप, जो हिस्टेरोस्कोपी के लिए यूज होता है। अब ये जो क्लास है वो आपकी इंस्ट्रूमेंट की जो क्लास है, उस क्लास के अंदर हिस्टेरोस्कोपी हिस्टेक्टोमी सॉरी, ठीक है। हिस्टेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ, हिस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। किसको करते हैं, यूट्रस को रिमूव करते हैं। तो इसके लिए कौन सा होता है, मेन गोट क्लैंप यूज करते हैं स्पेशली। कौन सा यूज करते हैं, मेन गोट क्लैंप यूज करते हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका इमेज वगैरह जो है वो आपको इंस्ट्रूमेंट की क्लास में मिल जाएगी। इसके बाद में डेसजार्डिन फोर्सेप जो होती है, डेसजार्डिन फोर्सेप जो होती है वो कहाँ पे यूज करती है, कोलेडोकोलिथोटोमी के अंदर यूज करते हैं अपन। किसका लिए, डेसजार्डिन। ये कैसी होती है, सिलेंडर कर्व्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, रिमूव ऑफ कॉमन बाइल डक्ट को, जो यूज टू रिमूव स्टोन फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में से स्टोन को रिमूव करने के काम में आती है। और इसके अलावा टॉफी निडल इज यूज फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए कौन सी यूज करते हैं, टफी निडल यूज करते हैं। बुलडॉग क्लैम्प किसके लिए यूज करते हैं, ब्लड वेसल्स को, सर्जरी के टाइम में ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कार्लवेल ल्यूक ऑपरेशन जो होता है वो किससे रिलेटेड है, ईएनटी की सर्जरी से। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ में यदि हम बात करें, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना था वो था इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स। अब गोल्डन पॉइंट्स के बारे में साथ में ही हम एक और गोल्डन चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है अपनी आपको ये चीजें जो है वो कहाँ से मिले, कहाँ से आप इन चीजों को पढ़ोगे, कहाँ से आपको ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने वीडियो यदि आप देख रहे हो, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक लिंक अवेलेबल मिलेगा, और वो जो लिंक है वो लिंक आपको लेके जाएगा आरएनयू एजुकेशन की एप्लीकेशन के ऊपर। कहाँ लेके जाएगा, आरएनयू एजुकेशन की एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन पे लेके जाएगा। और वहां पे अपनी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, क्या चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। फ्री टेस्ट सीरीज के साथ में बिल्कुल मिनिमम रेट के अंदर, मिनिमम प्राइस के अंदर आपको मिल रही है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको विथ रेशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डेली अपने आप को टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज में आपको मैं बता दूं, आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि एक टेस्ट को 2 दिन में देना, नहीं दिया आपका पैसा भी गया और आपका टेस्ट भी लॉक हो गया। तो इसके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है, आपकी कंटिन्यूटी बन जाती है। अब आपके सामने एक प्लान आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि नोरसेट के लिए, ये हालांकि पुराना प्लान है, नोरसेट के लिए आने वाली जो 9 अभी आपकी कंप्लीट होगी, नोरसेट 10 के लिए हम आपके लिए 12 महीने का प्लान लेके आए हैं। इस प्लान की प्राइस जो थी वो पहले थी आपकी 1500 रुपए या 1499 रुपए। अभी ये जो प्राइस है वो 999 में आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर भी 999 के अंदर भी आपको 50% ऑफ मिल रहा है टिल दिवाली। दिवाली तक आपको इसके ऊपर 50% ऑफ मिल जाएगा, मतलब आपको 450 रुपए में, 450 रुपए में डेली के आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि टेस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम बेस। और सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, डेली आपको टेस्ट देना पड़ेगा उसके अंदर, वरना तो टेस्ट लॉक हो जाएगा। तो आज ही विजिट करें, फ्री टेस्ट सीरीज जो है उसको आप देखें,
और उसके बाद में सोचें कि आपको कौन सा प्लान खरीदना है। तो मिलते हैं एक और अच्छी क्लास के साथ में, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम डिस्कस करेंगे वही गोल्डन पॉइंट्स। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।